नमस्कार, मैं पीके गुप्ता, DPO 1 लखनऊ डिवीजन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, इस पे मैं आज आपके सामने प्रमोशन का टॉपिक लेकर के आया हूं। प्रमोशन अपने आप में ही इसका शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि पद की जो उन्नति होती है उसी को हम पदोन्नति कहते हैं, वही प्रमोशन होते हैं। रेलवे बोर्ड ने समय समय पर पदों की आवश्यकताओं, उसकी ज़रूरतों, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के दो तरीके पदोन्नति के लिए बताए गए हैं। ये जो प्रमोशंस हैं ये लेवल 2 से लेकर के और एपेक्स लेवल 18 तक में डिफरेंट जो प्रक्रियाएं हैं उसके तहत ये पदोन्नतियां की जाती हैं। ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें हमारा नियम और प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलता है। दोनों में से कोई भी अगर में कुछ कमी हो या कुछ भी रूल में कमी हो तो वो एक लिटिगेशन को या विजिलेंस केस को वो जन्म देता है। तो पदोन्नति के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला ये है कि जिस पोस्ट पे हम पदोन्नति करने जा रहे हैं उस कैडर के बारे में हमें पूरी जानकारी, कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कितना ऑन रोल है, हायर ग्रेड की वैकेंसीज क्या है, हमको किस पोस्ट से किस पद से भरना है, उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, उसके बाद हमारी सीनियरिटी लिस्ट इशूड है नहीं है, जो सीनियरिटी लिस्ट इशूड है उसके ऊपर अगर कुछ ऑब्जेक्शंस आए हुए हैं उन ऑब्जेक्शंस को हमने रिमूव किया कि नहीं किया। ये सब चीजें करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि रोस्टर्स हमने बनाए नहीं बनाए। रोस्टर जो हमने बनाए हैं वो रोस्टर्स हमारे अप्रूव हैं कि नहीं आरपीएसएल से, ये हमें देखना जरूरी है। फिर हम आएंगे हैरेसमेंट ऑफ वैकेंसीज पे। हैरेसमेंट ऑफ वैकेंसीज काफी सरल भी है, काफी टफ भी है। उसमें क्या करेंगे, जो वर्तमान की जो हमारी वैकेंसीज हैं पहले हम उन वैकेंसीज को लेंगे, उसके बाद उसमें हम जो हायर ग्रेड की वैकेंसीज हैं उनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारी एंटीसिपेटेड वैकेंसी होती है, अब हमें ये देखना है कि जो हम पैनल बनाने जा रहे हैं या जो भी हम सुटेबिलिटी ट्रेड टेस्ट सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसकी पैनल की अवधि क्या होगी। 6 महीने की होगी, 1 साल की होगी या 15 महीने की होगी या 2 साल की होगी। तो इस पैनल की अवधि के अनुसार हमें वो एंटीसिपेटेड वैकेंसीज हमको लेनी है। उस एंटीसिपेटेड वैकेंसीज को लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में पहला है कि वर्तमान रिक्तियां, तो जैसे हमने पहले बताया, उसके बाद भावी रिक्तियां, अगले 6 महीने साल भर की जो हमारा पीरियड है उसकी भावी रिक्तियां, जो जिन कर्मचारियों का वॉलंटरी रिटायरमेंट अप्रूव हुआ है वो रिक्तियां, जो पोस्टें हमारी क्रिएशन के लिए अप्रूव हो चुकी हैं उनकी उन पदों को भी शामिल करना, जो बंदे डेपुटेशन में जाने के लिए जिनका अप्रूवल हो गया या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए जिनका अप्रूवल हो गया, तो इनके जाने से उत्पन्न होने वाली जो भी रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद फिर हम एक टॉप शीट बनाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे इस प्रमोशन की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है? ट्रेड टेस्ट एक तकनीकी पद्धति है जो टेक्नीशियन ग्रेड हैं 1900 और 2400 ग्रेड के, उन पर हम ये ट्रेड टेस्ट हम करते हैं। जो हमारी 1900 की जो 25% प्रमोशनल कोटा की पोस्टें हैं उनमें हम ये ट्रेड टेस्ट करते हैं। ट्रेड टेस्ट हमें 2 तरह से करते हैं, एक प्रैक्टिकल भी है और एक ओरल भी है। जो प्रैक्टिकल करते हैं वो हमारा 60 नंबर का होता है और ओरल जो है वो 40 नंबर का होता है। जो 60 नंबर का ओरल है उसमें जनरल कैंडिडेट्स को 36 नंबर पाना अनिवार्य है, रिजर्व कम्युनिटी कैंडिडेट्स को 30 नंबर पाना अनिवार्य है। और जो ओरल होता है उसमें 40 में 15 नंबर जनरल कैंडिडेट्स को और 11 नंबर हमारे रिजर्व कम्युनिटी कैंडिडेट्स को पाना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले इसमें हमने जैसे बताया कि वैकेंसीज का निर्धारण करना है। सीनियरिटी से जितनी वैकेंसी बनती है उतने ही बंदे हमें बुलाने हैं। अगर हमारी 12 पोस्टें हैं तो हम 12 कैंडिडेट को ही सीनियरिटी के आधार पर उनको बुलाएंगे।
समिति का जो नॉमिनेशन होगा उसमें एक हम असिस्टेंट स्केल ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे, जो एक सुपरवाइजर को नॉमिनेट करेंगे जिनकी देखरेख में ये प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इसमें कहीं कहीं पे जॉब भी दिया जाता है, जैसे वेल्डर है, कारपेंटर, उनको एक जॉब दिया जाता है, आपको इस काम को पूरा करके लाना, वो जॉब पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद उसको लाया जाता है, फिर उनका ओरल टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट के बाद जो फाइनल मार्क्स होते हैं उस हिसाब से ही इनका चयन होता है, इनका सुविधा का रिजल्ट निकाला जाता है। अभी पहले तक तो जो ट्रेड टेस्ट हुआ करता था उसमें 4 महीने की हम एंटीसिपेटेड वैकेंसी देते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट जो आरबीई का जो सर्कुलर आया 2018 में, उस हिसाब से हम ट्रेड टेस्ट में भी हम 1 साल की एंटीसिपेटेड वैकेंसीज हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम आते हैं सुटेबिलिटी पे। सुटेबिलिटी भी करीब करीब उसी तरह की है जो मैंने पहले बताया कि क्या इसकी अवधारणा है, कैसे हम कौन सी पोस्टें हमारी सुटेबिलिटी के लिए रेलवे बोर्ड ने शामिल की हैं, किन उसमें सुटेबिलिटी की प्रक्रिया क्या होगी। सुटेबिलिटी की प्रक्रिया कई तरह की होती है। एक सुटेबिलिटी होती है जो हम सीनियरिटी को सुटेबिलिटी से करते हैं, एक सुटेबिलिटी की प्रक्रिया होती है जो हम रिटन टेस्ट से करते हैं, एक सुटेबिलिटी की प्रक्रिया होती है जो हम 3 ऑफिसर्स की कमेटी बनाकर करते हैं, जहां पे कि हमारे अधिकतर जहां मर्ज कैडर है, जो पे कमीशन हमारे कैडर मर्ज हुए, उसको कहीं कहीं पे उसको मॉडिफाइड सिलेक्शन भी कहा गया, लेकिन कहीं कहीं उसको सुटेबिलिटी कहा गया है। बोर्ड ने उसको सुटेबिलिटी कहा है, लिहाजा 1 कमेटी मेंबर का ही हो। जिस स्तर के पद होंगे उस स्तर के 2800 तक के जो पद होंगे उसके लिए सीनियर स्किल ऑफिसर कमेटी बनेगी, और जो हमारा 4200-4600 होगा उसके लिए जे ग्रेड के पद की कमेटी। सुटेबिलिटी में जनरली हम A1 ऑफिसर की ही कमेटी बनाते हैं। सुटेबिलिटी में जो भी जितनी भी वैकेंसीज हमारे पास आती हैं, उन वैकेंसीज के आधार पे ही हम वरीयता क्रम में और रोस्टर के हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। जो टॉप शीट की बात मैंने अभी कही, उस टॉप शीट को मैं सिलेक्शन पे लेकर के आऊंगा। सिलेक्शन में आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा कि सिलेक्शन क्या है। रोस्टर भी हमको देखना है कि रोस्टर में हमें कितनी पोस्टें हमको हमारे पास कितने सैंक्शन में कितनी हमारी होनी चाहिए। एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर, एल टाइप रोस्टर भी है, और मोर देन 15 की जो पोस्टें हैं उसके भी ऊपर हमको देखना है कितनी पोस्टें हमको SC ST की चाहिए, कितने हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं SC ST, और हमारी शॉर्टफॉल क्या है। इसमें हमको एक बार और ध्यान देना होगा, जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसीज के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए ही इस रोस्टर पॉलिसी के ऊपर हमको उन पोस्टों को भी हमको लाना होगा। अब जो लोग इसमें मान लीजिए फेल हो जाते हैं सुटेबिलिटी में, रिटन टेस्ट में अगर मान लीजिए कोई फेल हो जाता है, तो उसमें जो बंदे हमारे 6 महीने के अंदर दोबारा उनको हम बुलाते हैं, अगर दोबारा में वो अगर पास हो जाते हैं दोबारा, तो उनको हम उनकी सीनियरिटी हम उनकी इंटैक्ट रखेंगे, वो उसी पैनल में शामिल होंगे जो लोग 6 महीने के बाद पैनल में आते हैं। 1 साल के बाद अगर कोई आएंगे तो उनको हम जो है उनकी सीनियरिटी वो लूज करेंगे। जो सीनियरिटी जो दूसरी सुटेबिलिटी होती है, जो उसमें हम उसकी APR देखते हैं, उसकी DR पोजीशन देखते हैं, उसकी सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस पर्टिकुलर्स देखते हैं। देखने के बाद ही हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो पात्र है, उपयुक्त है या नहीं है। इसमें जो सुटेबिलिटी हमारी होती है, जहां पे हम रिटन टेस्ट करते हैं, वहां पे SC ST के लिए 10 नंबर का रिलैक्सेशन है। अभी जो हमारे मर्ज कैडर हैं उसमें सुटेबिलिटी में हमारा एक बेंचमार्क आया हुआ है, जो 4200 की पोस्ट है उसका बेंचमार्क 6 नंबर का है, और जो हमारी 4600 की पोस्टें हैं उसका बेंचमार्क हमारा 8 नंबर का है। तो इस तरह से हमारा सुटेबिलिटी में भी हमने कुछ की पॉइंट्स पे ही हमने बात की। अब मैं आता हूं आपके ऊपर सिलेक्शन, जो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है, और इस पे हमको पूरा ध्यान देना है, पूरी प्रक्रिया पे नजर डालना है, पूरे नियम कानून देखने हैं, और कोई भी शिथिलता अगर बरती जाएगी तो जैसा मैंने पहले कहा उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अब मैं क्या है कि इसमें हम इस सिलेक्शन की प्रक्रिया को हम ज्यादा बेहतर समझने के लिए इसको हम 3 स्टेज में बांटेंगे। पहला स्टेज जो है हमारा वो है नोटिफिकेशन जारी होने तक की प्रक्रिया, जो है वो हमारा पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज जो हम करेंगे वो हमारा रिटन टेस्ट का रिजल्ट जारी होने तक की जो प्रक्रिया है वो होगी, और जो तीसरी प्रक्रिया होगी वो हमारा पैनल
डिक्लेयर होने तक की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो पहली प्रक्रिया जो हमारा नोटिफिकेशन जारी होने तक की प्रक्रिया है, उसमें हम कौन कौन सी प्रक्रियाएं करेंगे, कौन कौन से नियमों का ध्यान रखेंगे, मैं उस पर फिर एक बार डिटेल्स पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो नंबर ये है कि कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज। कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज हम कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हम थोड़ा सा अब आपका ध्यान मैं अपनी टॉप शीट पे लेके जाऊंगा। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक जो टॉप शीट है उस पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों बनाते हैं। पहली बात, उसका पहला पॉइंट है कि ये पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट है, वेदर इट इज सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट। पिछला सिलेक्शन कब हुआ, उस सिलेक्शन में इम्पैनल्ड हुए कितने बंदे प्रमोट हो गए, कितने बंदे प्रमोशन के लिए बाकी हैं। हो सकता है कुछ बंदे पिछले प्रमोशन में डीआर उनके ऊपर लागू हो, उनके ऊपर सीट कवर प्रोसीजर लागू करना है, वो एक बंदा अभी प्रमोट नहीं हुआ होगा तो उसको हमें रखना है। उसके बाद लास्ट सिलेक्शन मेरा कब हुआ, उसकी डिटेल्स हमको देनी है। पद कौन सा है, किस पोस्ट के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका ग्रेड पे क्या है, इस पे हम करेंगे। उसके बाद हम आएंगे वैकेंसीज के ऊपर। वैकेंसीज का निर्धारण हम कैसे करेंगे? पहला है एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो हमारी उस जिस पद पर हम पदोन्नत करने जा रहे हैं उसकी वर्तमान वैकेंसी हमारी क्या है। दूसरा ये है कि जो चेन एंड रिजल्टेंट वैकेंसीज हैं, मतलब कि जो हमारी हायर ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं, उन हायर ग्रेड वैकेंसीज को भी हम नीचे ला करके उन वैकेंसीज को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तीसरा, जो हमने अभी एंटीसिपेटेड वैकेंसी आपको बताई, 6-7 जो हमारे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिसके ऊपर हम एंटीसिपेटेड वैकेंसीज का निर्धारण करते हैं, उनको हम एंटीसिपेटेड वैकेंसीज को भी हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारी नेट वैकेंसी आएगी जिसके ऊपर हमें सिलेक्शन करना है, उसको हम लेकर के फाइल पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो है रोस्टर। रोस्टर में ये एल टाइप रोस्टर है या 15 से ऊपर की पोस्ट बेस्ड रोस्टर है। उसमें हमको जो बनाना है, उसमें ये बनाना है कि सैंक्शन हमारी क्या है, उस पर्टिकुलर ग्रेड की सैंक्शन क्या है। उस पर हम देखेंगे कि सैंक्शन में जनरल की कितनी सैंक्शन है, रिजर्व कमेटी एससी कितनी सैंक्शन है, उसके बाद एसटी कितनी सैंक्शन। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑन रोल पे, ऑन रोल की कितनी सैंक्शन है। फिर हम देखेंगे कि रोस्टर पॉइंट हमारा कितना खाली चल रहा है, कितनी हमें वैकेंसीज भरनी है। ये जो प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस है वो कहता है एससी टू एससी एंड रिजर्व टू रिजर्व एंड अनरिजर्व टू अनरिजर्व। इस पॉलिसी के तहत ही हमें जितने भी एससी हमारे पास फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी में आएंगे उन सबको हम कॉल करेंगे। अगर फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी में हमारे पास रिजर्व कमेटी कैंडिडेट कम होते हैं तो हम उनको नीचे से उठा करके उसको हम पूरा करेंगे। अगर ऑलरेडी उतने बंदे हमारे पास हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमको नीचे से उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम रोस्टर के ऊपर या रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जब हम दोबारा बात करेंगे। तो अब हमारा ये आ गया कितनी वैकेंसीज हैं, उस पर हमारे कितने रिजर्वेशन पॉइंट्स कितने हैं, कितनी पोस्टें हमको रखनी है यूआर पे। तो अब नेट वैकेंसी बन के आ रही है कि पैनल हमें कितने पोस्टों का फॉर्म करना है। पैनल टू बी फॉर्म, अनरिजर्व से कितने पैनल फॉर्म करने हैं, हमारे एससी कैंडिडेट्स एससी के कितनी पोस्टों का पैनल फॉर्म करना है और एसटी कितना फॉर्म। टोटल जो फिगर आती है उसका मल्टीप्लाइड बाई 3, उसके 3 टाइम्स एम्प्लॉय हम उनको आपको बुलाएंगे। वो सिलेक्शन के लिए 3 टाइम आदमी बुलाएंगे। तो बुलाने के बाद फिर हमारी ये नोटिफिकेशन की प्रक्रिया, ये हुई हमारी टॉप शीट की प्रक्रिया। इसे करने के बाद इसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ये कैडर डीलर का काम है, इसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हम पुटअप करेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस वैकेंसीज को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद फिर हम उस पर हम उसमें नोटिफिकेशन करेंगे। नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जो नोटिफिकेशन हम करेंगे उसमें मुझे किस पोस्ट के लिए हम ये सिलेक्शन करने जा रहे हैं, कितनी पोस्टों के लिए सिलेक्शन करने जा रहे हैं, उस सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, रिटन टेस्ट होगा, कितने घंटे का रिटन टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस की भी कॉपी हमको साथ में लगानी है, और उसमें कितने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स उसमें बैठेंगे। वो लिस्ट इतनी अभी हमने बताई कि टोटल नेट वैकेंसीज की का 1:3, 3 गुना बंदों को हम बुलाएंगे, उनकी लिस्ट रहेगी। और साथ में जो एक चौथा डॉक्यूमेंट होगा वो है गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉयज दोज हु आर एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट। उस गाइडलाइंस में हम क्या देंगे कि कितने नंबर के हमें क्या है उसमें मेन आजकल जो नया
जो है उसमें हमें 100% रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होनी है, वो बायलैंग्वेज होना चाहिए और उसमें 10% पोस्टें हमारी 10% जो क्वेश्चन है हमारे वो राजभाषा संबंधित होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन ये सब बातें आएंगी और डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट वो कहाँ होगा इसके ऊपर भी हमारी उस पर साफ तौर पे लिखा होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर नेक्स्ट जो है ये नोटिफिकेशन हर एक ब्रांच ऑफिसर को, हर एक सेक्शन इंचार्जेस को और हमको ये कंफर्म करना है कि ये जो कैंडिडेट हैं, जो एम्प्लॉय उस एग्जाम में बैठेंगे उन तक ये पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या है कि उसमें जो डेट हम देंगे उसमें हम पूरक परीक्षा जो सप्लीमेंट्री टेस्ट है उसका भी हम डेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका डेट भी हम उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरक परीक्षा की डेट उसमें हम दे रहे हैं तो उसमें हम बिल्कुल साफ तौर पे लिख देंगे कि कोई भी बंदा इस दौरान जो कैंडिडेट हैं वो मेडिकल के लिए अगर जाता है, अगर G92 इशू होता है तो उसको हम रेड इंक से लिख देंगे कि इस कर्मचारी को लिखित परीक्षा हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है। ये हम CMS को लिखेंगे। अब उसके बाद ही अगर कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं लेंगे और जो RMC पे रहेंगे और जो बोनाफाइड हैं, सही हैं, उनको ही हम पूरक परीक्षा में हम बुलाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी लिस्ट को विद द टॉप शीट अब हम उसको गोपनीय अनुभाग को देंगे। गोपनीय अनुभाग हमारा सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेट करेगा। अब सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया है, कौन सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेट करता है? तो जो HOD हैं हमारे या GM, ये उसका सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेट करेंगे। कौन कौन हो सकते हैं सिलेक्शन बोर्ड में? 2 ऑफिसर फ्रॉम पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे ही में भी 1 ग्रेड बिलो, लेकिन जो पर्सनल ब्रांच का जो हमारा सिलेक्शन होगा उसमें हमारे 2 ग्रेड जो J ग्रेड होंगे और जो उसमें जिस डिपार्टमेंट को मान लीजिए किसी यूनिट का हो रहा है एग्जाम, तो उस यूनिट में हम उस यूनिट का जो इंचार्ज है उसको भी हम 3rd मेंबर बना सकते हैं। अगर वो वहां पे कोई SPO है बैठे हैं, अगर वहां पे कोई SPO की पोस्ट है उस पर्सनल ब्रांच में, तो द SPO विल बी द 4th मेंबर ऑफ दैट कमिटी। लेकिन इन सब चारों लोगों की जो दायित्व होंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो सारी बराबर होंगी, कोई एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। ये कुछ चीजें बड़े ध्यान देने की बातें, कौन के लिए बातें हैं। उसके बाद हम आएंगे कि इनको हम जो भेजेंगे उनके लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे। उसमें साफ साफ लिखा होगा कि 1 ऑफिसर शुड बी नॉमिनेटेड फॉर सेटिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र बनाने के लिए एक अधिकारी। दूसरे अधिकारी का नामांकन हम प्रश्न पत्र की जांच, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट। और तीसरा जो मेंबर होंगे वो हमारे पर्सनल ब्रांच के अधिकारी होंगे। तो जो ये हम क्वेश्चन बनाने और जांचने की जो प्रक्रिया है, ये हम लोग ज्यादातर ब्रांच ऑफिसर की, जिस ब्रांच का हम एग्जाम करने जा रहे हैं उस ब्रांच ऑफिसर को ही हम लोग नॉमिनेट कराया जाता है। ये हो गया आपका कंडक्टिंग ऑफ नॉमिनेशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड। इसमें एक बात और भी हमें ध्यान देना है कि इन तीनों की जो कमेटी हम बना रहे हैं, इस कमेटी में एक रिजर्व कमेटी का ऑफिसर भी होना बहुत जरूरी है। इसमें एक बात और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें ये कि जो रिजर्व कमेटी का जो हम ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे वो यदि उस पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई रिजर्व कम्युनिटी की पोस्ट नहीं है या जो कैंडिडेट्स हम बुला रहे हैं उनमें कोई कैंडिडेट रिजर्व कम्युनिटी का नहीं है, तो इस सूरत पे रिजर्व कम्युनिटी के ऑफिसर को नॉमिनेट करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लेकिन अगर नॉमिनेट करते भी हैं तो वहाँ कोई हर्ज नहीं है। तो उसमें यह है कि उसमें कोई बंदिश नहीं है, हम उसमें रिजर्व कम्युनिटी का ऑफिसर को नॉमिनेट हम नहीं भी कर सकते हैं। अब जब हमारी कमेटी सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेट हो गई, उसके बाद हम एक एग्जामिनेशन के पूर्व हम एक कंडक्टिंग ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं। कंडक्टिंग ऑफिसर फिर अपने साथ में एक इन्विजिलेटर भी की टीम भी नॉमिनेट करती है। कंडक्टिंग ऑफिसर जो है वो किसी असिस्टेंट ऑफिसर
स्केल ऑफिसर या सीनियर स्केल ऑफिसर हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक जो इनको हम भेजते हैं, जो क्वेश्चन सेट करेंगे ऑफिसर, उनको हम एक लेटर भेजते हैं कि कितने कैंडिडेट हमारे उसमें अपीयर होने वाले हैं, आपको कितने क्वेश्चंस बनाने हैं। जो गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस, सेट गाइडलाइंस हैं जो उनके लिए जो टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड ने हमको दिया हुआ है, जो सेट गाइडलाइंस है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि जो पेपर सेटिंग ऑफिसर है उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उसमें होने चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, वो सारे इंस्ट्रक्शंस वो उसमें उस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से दिया जाना चाहिए। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि पूरे क्वेश्चन जो है 100% ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, बायलैंग्वेज होने चाहिए और 10% क्वेश्चन राजभाषा के होने जरूरी हैं, आवश्यक है। फिर आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में, जहां एग्जामिनेशन होता है वहां पे हम एक सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। कैंडिडेट्स को सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से उनको हम वहां बैठाते हैं। बैठाने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे एक सील्ड लिफाफे में होंगे और 2 बंदों को हम वहां से बुलाते हैं, 2 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, 2 एम्प्लॉयज को बुलाते हैं। उनको हम दिखाते हैं कि देखिए ये लिफाफा सील्ड है और इसको आपको खोलना है। उसके ऊपर उनसे हस्ताक्षर लेंगे कि मेरे सामने सील्ड लिफाफा खोला गया। ये बड़ी एक माइन्यूट चीजें हैं और मैं सिर्फ उसी पिन पॉइंटिंग पे, जो माइन्यूट चीजें उसी पे मैं आपको, जो प्रक्रियाएं हैं उसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ये इस पे करेंगे। जो हमारे आंसर शीट्स हैं, वो आंसर शीट्स जो कंडक्टिंग ऑफिसर है उसके हर पेज पे कंडक्टिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर होने चाहिए और अगर हो सके तो वो भी सील्ड कवर में लेके लाई जाए, सील्ड लिफाफे में, उसको भी कैंडिडेट्स को के सामने खोला जाए, उनकी भी सिग्नेचर लिए जाए कि मेरे सामने आंसर शीट का सील्ड लिफाफा खोला गया। एग्जामिनेशन के टाइम पे 3 घंटे का टाइम, आजकल एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड के विजिलेंस के ऑर्डर्स हैं कि हर एग्जामिनेशन की वीडियोग्राफी होनी चाहिए या क्लोज सर्किट टीवी से आपका एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट हो रहा है वो पूरा उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उस क्वेश्चन पेपर में हमारी समय सीमा भी होगी कि कितने घंटे का हमारा क्वेश्चन पेपर है, हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, वो 1 नंबर के क्वेश्चन के मार्क्स हैं या 2 नंबर के मार्क्स हैं, तो उस मार्क्स को भी हमको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। कितने घंटे का पेपर है, उस घंटे जैसे ही खत्म हो जाएगा हमको 3 बेल रिंग करना होता है। एक एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे बाद, दूसरा 2 घंटे के बाद या एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे पहले और 5 मिनट पहले 3 बेल होंगे। कैंडिडेट्स को बताया जाएगा भाई पेपर जैसे खत्म हो जाएंगे आपको पेपर जमा करना होगा। पेपर जैसे जमा हो जाएंगे हम उनको कलेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो कैंडिडेट हैं, जो एम्प्लॉय हमारे एग्जाम दे रहे हैं, वो उन क्वेश्चन पेपर्स को अपने साथ ले जा सकते हैं, जो आज की जो नए नियम है उस नियम के तहत। फिर हम एक बात और बताना है इसमें कि क्वेश्चन पेपर जो हम देंगे उनके साथ में एक फ्लाई लीफ लगी होती है। उस फ्लाई लीफ में कर्मचारी को अपना डिटेल्स लिखना होता है, नाम, पदनाम, पिता का नाम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और किस पद के लिए एग्जाम हो रहा है और कहाँ हो रहा है और किस तारीख को हो रहा है। ये कुछ कॉलम्स उसमें छपे होते हैं। इसमें एक छोटा सा एक स्लिप होता है, उस स्लिप को वो आंसर शीट के साथ में उन्नति किया हुआ होता है। उस आंसर शीट पे ही उसको उसमें उस फ्लाई लीफ में उसको अपनी बात जानकारी देनी होती है और उस बंदे को, एम्प्लॉयज को ये बात साफ तौर पे बता दिया जाता है कि आप आंसर शीट पे कहीं भी अपना नाम नहीं लिखेंगे, कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ करते हुए पाया गया तो आपका जो आंसर शीट है उसको जांचना नहीं जाएगा और आप अपने आप ही डिबार हो जाएंगे एग्जामिनेशन से। तो अब जब एग्जामिनेशन खत्म होगा तो जो कंडक्टिंग ऑफिसर है वो उसको कलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे और पर्सनल ब्रांच के ऑफिसर वहां पे नॉमिनेट किए जाएंगे। चाहे तो वो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उन्हीं को नॉमिनेट किया जाए और कोई दूसरे भी ऑफिसर हैं कंडक्टिंग ऑफिसर जिनको हम कोडिंग के लिए नॉमिनेट करेंगे। तो वो उस आंसर शीट और फ्लाई लीफ में कोडिंग डालेंगे, कोड नंबर डालेंगे। उस कोड नंबर के आधार पर, ये कोड नंबर पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी उस कार्मिक शाखा के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी जानकारी है कि ये कोड नंबर कहीं से भी लीक ना हो। करने के बाद उस आंसर शीट को, जो कोडिंग की फ्लाई लीफ होगी, फ्लाई लीफ को हम निकाल लेंगे।
वो फ्लाई लीफ जो कोडिंग वाले पर्सनल ऑफिसर हैं उनके पास चली जाएगी, और जो फ्लाई लीफ जो आंसर शीट है उसको हम सील्ड लिफाफे में पैक करके और उन लिफाफों के ऊपर जो पर्सनल ऑफिसर हैं और जो कंडक्टिंग ऑफिसर है वो उसमें हस्ताक्षर करेंगे। करने के बाद वो आंसर शीट सेम डे हम कॉन्फिडेंशियल विभाग के थ्रू इवैल्यूएटिंग ऑफिसर को हैंडओवर करेंगे। इसमें ये बहुत ध्यान देना है कि हमको 24 घंटे के अंदर अंदर उस आंसर शीट के एनवेलप को इवैल्यूएटिंग ऑफिसर के पास पहुंचा देना है। ठीक है, ये एक विजिलेंस एंगल है, इस पे कई बार कई केस कई प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं, इसलिए मैं इस बात को यहां बताना जरूरी समझता हूं। फिर आइए हम लोग इवैल्यूएटिंग ऑफिसर को दिया हमने, इवैल्यूएटिंग ऑफिसर जब उसका चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद हर क्वेश्चन पे वो मार्क्स देंगे। मार्क्स देने के बाद उस आंसर शीट के ऊपर एक लीफ होती है, एक टाइटल पेज होता है, उस टाइटल पेज के ऊपर उसकी डिटेल्स होती हैं कि कर्मचारी को हर क्वेश्चन पे या हर पार्ट पे जो सेक्शन बने हुए हैं, अगर सेक्शन बनाया गया हो उस सेक्शन के अनुसार उनको कितने मार्क्स मिले, उसको बना करके उन्हें एक शीट पे कोड नंबर और जो प्राप्तांक है उसको लिख करके सील करके और जो हमारे कोडिंग ऑफिसर हैं या जो हमारा कॉन्फ्रेंशियल सेक्शन है उनको हमें देंगे, और वो बाद में आकर के वो जो आंसर जो उनका आया है, जो उनका रिजल्ट है, वो रिजल्ट हम कोडिंग ऑफिसर को देंगे। कोडिंग ऑफिसर जो पर्सनल ऑफिसर हैं वो अपने उस फ्लाई लीफ को निकालेगा जो उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है, उस फ्लाई लीफ को निकाल करके और वो टैली करके उस जो आंसर शीट है उस पर उन बंदों का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद वो कॉन्फिडेंशियली उस का रिजल्ट बनाएंगे कि किस कर्मचारी को कितने नंबर दिए गए, और ये फिर वापस कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में जाएगा। वहां से फिर एक रिजल्ट बनेगा कि दोज सेफ्टी पोस्ट में दोज हु हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड सूटेबल। बाकी जो नॉन सेफ्टी पोस्टों में है उसमें भी 60% की पासिंग मार्क्स है, लेकिन उसमें 10% का रिलैक्सेशन हम रिजर्व कम्युनिटी कैंडिडेट्स को देते हैं, जबकि सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट में हम कोई रिलैक्सेशन रिटन टेस्ट पे हम नहीं देते हैं। हमारी जो अगली प्रक्रिया है नेक्स्ट वो है, ये अब तक तो जो हमने प्रक्रिया बताया कि वो रिजल्ट टेस्ट निकालने की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो है कैसे हम पैनल फॉर्म करेंगे। अब जो रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को लेकर के वो हम रिजल्ट इशू करेंगे। इशू करने के बाद फिर हम एक असेसमेंट शीट बनाएंगे। जितने लोग पास डिक्लेयर हो गए हैं रिटन टेस्ट में उतने लोग ये असेसमेंट शीट बनाएंगे। एज पर जो असेसमेंट शीट बनेगा वो एज पर सीनियरिटी बनेगी। कहीं कहीं पे जहां पे हम ये सिलेक्शन मेरिट आधार पे करते हैं तो वहां पे हम ये असेसमेंट शीट जो बनाएंगे वो हम मेरिट आधार पे बनाएंगे। अब इस असेसमेंट शीट पे कर्मचारी का नाम, उसकी पोस्ट, उसका डेजिग्नेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रेजेंट ग्रेड में लेंथ ऑफ सर्विस, उसकी पिछले 3 साल की उसका कितने पनिशमेंट उसको मिले हैं, पिछले 3 साल में उसके कितने अवार्ड हैं, और पिछले 3 साल के उसके एपीआर की ग्रेडिंग क्या है। यहां तक ग्रेडिंग की बात वो नहीं लिखेगा। ग्रेडिंग की बात जो हमारे जो ऑफिसर हैं सिलेक्शन बोर्ड के, जिसमें पर्सनल ऑफिसर हैं, वो उस ग्रेडिंग को कॉन्फिडेंशियली लेकर के वो उस ग्रेडिंग को ला करके फिर वो एक साथ सिलेक्शन कमेटी के सामने बैठेंगे। अब इसमें 50 नंबर हैं हमारे प्रोफेशनल एबिलिटी के। अगर हमने 100 नंबर का रिटन टेस्ट लिया है तो उस 100 नंबर को हम 50% का रिड्यूस करेंगे, और जो नंबर उनको मिले हुए हैं उसको अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हम उसको 50 नंबर पे उसको हम लेकर के आएंगे। अगर उसको किसी को 100 पे 60 मिला है तो हम 60 को हम 30 कर देंगे। अगर 55 मिला है उस 55 को अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करके उसी दशमलव के आधार पे हम उसको 50 पे हमको सीमित करके लाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस हमारे 30 नंबर का होता है। 30 नंबर के जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है उसमें जो हमारे एपीआर के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे। जो हमारे अवार्ड्स हैं उस पे ये स्क्रीनिंग जो सिलेक्शन कमेटी उसको निर्धारित करना है, अवार्ड में हमें कितना मार्क्स देना है, जीएम अवार्ड कितने हैं, आपके पीएचओडी अवार्ड कितने हैं, डीआरएम अवार्ड कितने हैं, उस अवार्ड्स के ऊपर भी वो कमेटी चाहे तो मार्क्स अलॉट कर सकती है। जो डीआर उनके ऊपर पिछले 3 साल में है
तो मेजर पनिशमेंट पे हमने कितने % मार्क्स रिड्यूस माइनस करने हैं और हमारे माइनर पेनल्टी में माइनर पनिशमेंट पे हमें कितने % मार्क्स माइनस करने हैं, ये भी हम सिलेक्शन कमेटी को निर्धारित करना है और उनको उसे प्रोसीडिंग्स में लिखना होगा। करके वो एक मार्क्स का निर्धारण करेंगे। अगर हम ये सिलेक्शन डिपार्टमेंट करते हैं, एलडीसी सिलेक्शन है, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन है, तो यहाँ पे हम सीनियरिटी मार्क्स भी देंगे। तो सीनियरिटी मार्क्स कितनी होगी? मैक्सिमम 20 नंबर की होगी और मिनिमम 12 नंबर की होगी। जो पहला बंदा होगा सीनियरिटी में उसको 20 नंबर मिलेंगे और जो सबसे नीचे वाला बंदा होगा उसको 12 नंबर मिलेंगे। बीच वाले जो बंदे हैं उसको एक फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूले के आधार पे हम उनको नंबर आवंटित करेंगे। उसी सेम रेशियो में वो नंबर धीरे धीरे घटते हुए 20 से 12 पे आ जाएंगे। अब चूंकि अब रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार वाइवा वोसी बंद हो चुकी है, लिहाजा अब इसी बेस के आधार पे हम उसको पैनल बनाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी जो हमारे नॉमिनेशन है, सिलेक्शन बोर्ड कमेटी, वो सिलेक्शन बोर्ड इसको नॉमिनेट करेगी। करने के बाद वो अपने पूरे रिजल्ट को, पूरी प्रोसीडिंग को कॉन्फिडेंशियली एडीआरएम साहब को या जो एचओडी जिन्होंने बोर्ड नॉमिनेट किया है एंड जो कि उस पैनल को अप्रूव करने के अधिकारी हैं एसओपी के अंतर्गत, उनको हम भेजेंगे। वो पैनल अप्रूव करेंगे। तो पैनल अप्रूव करेंगे, फिर वो पर्सनल ब्रांच को जाएगा। जो पर्सनल ब्रांच के अधिकारी हैं उस सिलेक्शन कमेटी में, वो एक कॉन्फिडेंशियल पैनल इशू करेंगे, रिजल्ट इशू करेंगे और उसमें हम लिखेंगे कुछ शर्तें होती हैं, प्रेस्क्राइब शर्तें हैं, उन शर्तों को लिखेंगे। लिख करके उनका पैनल जारी हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रमोशनल प्रोसीजर पूरा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।